सर जी स्टोरी यहां से शुरू होती है कि टैक्स पेयर रिटर्न फाइल करता है, यस और नो। कमिश्नर असेसमेंट ऑर्डर देता है। जब टैक्स पेयर रिटर्न फाइल करता है समझा जाएगा उसी वक्त कमिश्नर ने असेसमेंट ऑर्डर दिया, यस और नो। टैक्स पेयर रिटर्न को रिवाइज करता है तो कमिश्नर असेसमेंट को अमेंड करता है। जब टैक्स पेयर ने रिटर्न को रिवाइज किया तो समझा जाएगा कमिश्नर ने भी असेसमेंट को अमेंड। यहां तक बात समझ आ गई। अब आगे चलते हैं, अब अगली बात यह है कि अगली बात क्या है यार, एक मिनट पॉज कीजिएगा। टैक्स पेयर ने रिटर्न रिवाइज की तो कमिश्नर ने असेसमेंट अमेंड कर दी। यहां तक आप आगे से सर जी टैक्स पेयर ने कमिश्नर ने कोई इंफॉर्मेशन मांगी, टैक्स पेयर ने प्रोवाइड नहीं की तो टैक्स पेयर तो कमिश्नर क्या कर देगा, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देगा। पढ़ा था ना सर जी। सारे सिनेरियो में जब भी टैक्स पेयर और कमिश्नर की आपस में लड़ाई हो जाए या टैक्स पेयर कमिश्नर के फैसले से राजी ना हो तो क्या ऑप्शन है, टैक्स पेयर के पास ऑप्शन है कि वो किसके पास चला जाए, अपील के लिए चला जाए। किसके पास, कमिश्नर अपील के पास। टैक्स पेयर के पास ऑप्शन है कि वो कमिश्नर अपील के पास चला जाए। और मेरा पॉइंट समझ आ रहा है सर, वो कहता है मोस्ट अपील्स डिसएग्रीमेंट हुआ है बिटवीन टैक्स पेयर और कमिश्नर तो आप अपील कर सकते हैं। किसको अपील करनी है, पहले ये पढ़ लें। कमिश्नर अपील को, एपेलेट ट्रिब्यूनल को, हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, या अगर आपने इस रास्ते पर नहीं चलना, इस तरतीब में नहीं चलना तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, ADR, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इसको अपील कर दे तो भैया आप अपील कर सकते हैं कमिश्नर अपील को, एपेलेट ट्रिब्यूनल को, हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को या ADR। सर किन केसेस में आप अपील कर सकते हैं, सर्कमस्टेंसेस गिविंग राइज टू एन अपील में इंक्लूड बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट, an order holding an individual person liable to pay the amount of tax which was required to be collected or deducted by him or her, or having collected or deducted fails to pay the same as required by law, an order declaring or treating a person as a representative of a non-resident person। सर जी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जो है, अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट जो है, ऑर्डर होल्डिंग एन इंडिविजुअल पर्सनली लायबल टू पे द अमाउंट ऑफ टैक्स, an order declaring or treating a person as a representative of a non-resident person। Sir, order refusing to rectify the mistake either in full or in part, या an order having the effect of enhancing the assessment or reducing the refund। 6 बातें उसने कही, 6 की 6 मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, एक बार पढ़ के तो बता दी। पहली बात, कमिश्नर ने बेस्ट जजमेंट असेसमेंट दे दी, आप उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। अगर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का टॉपिक पढ़ा है तो अभी दोबारा निकाल के देख लीजिए, वो 4 बातें करता है, आपकी इनकम कितनी है, आपका टैक्स कितना है, आपने टैक्स कितना पे किया। और आखिरी बात क्या करता है, कब कहां और कैसे अपील कर, कहते हैं ना वो इसी चैप्टर की बात कर। दूसरी बात, असेसमेंट अमेंड हो गई, निकाल के देख लें। हम असेसमेंट की अमेंडमेंट की जब बात आ रही वहां पर भी वो कह रहे हैं कब कहां और कैसे अपील जाए। तीसरा, an order holding an individual personally liable to pay the amount of tax which was required to be collected or deducted by him or her, or having collected or deducted fails to pay the same as required by law। Sir, order holding an individual personally liable to pay the amount of tax which was required to be collected or deducted by him, or having collected or deducted fails to pay the same as required by law। Sir, अगर आप personally liable हैं to pay the amount of tax तो क्या दिक्कत है। सर जी आप एक कंपनी में काम करते हैं, जबरदस्ती FPR वाले कहते हैं कि ये तो फ्रांस की कंपनी है, तुम ही इसके रिप्रेजेंटेटिव हो, और वो आपको नोटिस भेज रहे हैं, आप यार मेरे क्यों पीछे पड़े हो, मैं बेकाम मुलाजिम हूं। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है, वो आपको ट्रीट कर रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नॉन रेजिडेंट। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है, वो आपको ट्रीट कर रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नॉन रेजिडेंट। इस केस में आप अपील कर सकते हैं। अगर मैं ऊपर वाले पॉइंट की तरफ दोबारा जाऊं तो सर मेरे पास एक बंदा काम करता है, उसकी सैलरी 1 लाख है, मुझे उसे टैक्स देते चाहिए था कि टैक्स काट के देता। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है, मैंने टैक्स नहीं काटा। जब मैंने टैक्स नहीं काटा तो क्या किया, मैंने टैक्स नहीं काटा, टैक्स नॉट डिडक्टेड, तो FBI वाले मुझे पर्सनली लायबल करार दे देते हैं। इसको कहते हैं, तो टैक्स वाले मुझे पर्सनली लायबल करार दे देते हैं। अगर मैंने टैक्स नहीं काटा, टैक्स वाले मुझे पर्सनली लायबल करार दे देते हैं। तो यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है, इस केस में मैं उस केस की उस फैसले के खिलाफ अपील करूंगा। 4 बातें आपने से करी, 5वीं सब बड़ी अजीब बात करने लगा। वो कहता है आप अपील जब भी करेंगे उसके नतीजे में आपका टैक्स बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए।
एन ऑर्डर रिफ्यूजिंग टू रेक्टिफाई द मिस्टेक आइदर इन फुल और इन काइंड। अगर आपका, ये छठा पॉइंट आपको बताया, ऑर्डर हैविंग द इफेक्ट ऑफ एनहांसिंग द असेसमेंट और रिड्यूसिंग द रिफंड। ऑर्डर जिसका इफेक्ट क्या होना चाहिए, एन ऑर्डर हैविंग द इफेक्ट ऑफ एनहांसिंग द असेसमेंट और रिड्यूसिंग द रिफंड और अदरवाइज इंक्रीजिंग द टैक्स लायबिलिटी। An order refusing to rectify the mistake either in full or in part. Order, an order refusing to rectify the mistake either in full or in part. Sir, 1 2 3 4 5 6 6 बातें। पहला बेस्ट जजमेंट, दूसरा अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट, तीसरा आप पर्सनली लायबल हो गए टू पे द अमाउंट ऑफ टैक्स, चौथा जो आपने डिडक्ट नहीं किया, चौथा नॉन रेजिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव करार दे दिया गया आपको, पांचवा ऑर्डर आपको रिफ्यूज किया जा रहा है मिस्टेक को रेक्टिफाई करने का, छठा ऑर्डर हैविंग द इफेक्ट ऑफ एनहांसिंग द असेसमेंट और रिफ्यूजिंग द रिफंड और अदरवाइज इंक्रीजिंग द टैक्स लायबिलिटी। इन सारी चीजों के हवाले से आप अपील दायर कर सकते हैं। सर मैंने 2 सवालों का जवाब, अपील क्या होती है, जहां पर कमिश्नर और टैक्स पेयर की आपस में डिसएग्रीमेंट हो जाए, ओवर द टेबल बैठ के हल हो जाए, ठीक है ना, हल हो तो टैक्स पेयर के पास ऑप्शन है कि वो कमिश्नर के ऑर्डर के खिलाफ अपील दायर कर सकता है। किसको दायर करेगा, कमिश्नर अपील को, वहां से बात ना बनी तो एपेलेट ट्रिब्यूनल को, वहां से बात ना बनी तो हाई कोर्ट को, वहां से बात ना बनी तो सुप्रीम कोर्ट को। और इस सब के अलावा एक मुतबादिल रास्ता भी है जिसको क्या कहते हैं, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी। असेसमेंट बननी चाहिए। आप तभी अपील करेंगे जिसकी बेस पर, अगर एक ऑर्डर जिसका इफेक्ट है कि उसके वजह से टैक्स असेसमेंट बढ़ रही है या रिड्यूसिंग या रिफंड है, तो उसके हवाले से आप क्या कर सकते हैं, अपील दायर कर सकते हैं, अदरवाइज इंक्रीजिंग द टैक्स लायबिलिटी। सर जी अगर आपको ऑर्डर दिया गया और उसकी वजह से आपकी लायबिलिटी बढ़ भी रही तो फिर क्यों अपील दायर करेंगे? एंड आप इन सर्कमस्टेंसेस में अपील दायर कर सकते हैं, ऑर्डर हैविंग द इफेक्ट ऑफ एनहांसिंग द असेसमेंट और रिड्यूसिंग या रिफंड, तो ही आप अपील दायर करेंगे। सर जल्दी से जरा एक बार पढ़ लीजिए फिर आप भी सकते हो। जी सर, प्रोसीजर फॉर फाइलिंग ऑफ अपील बिफोर द कमिश्नर। Any person other than state-owned entity who is aggrieved by an order passed by the commissioner or a taxation officer can file appeal before the commissioner appeal directly or may surrender his right of appeal before commissioner. वो कहता है कोई भी पर्सन अदर देन स्टेट ओन एंटिटी जो कि एग्रीव्ड है बाय एन ऑर्डर पास बाय द कमिश्नर या टैक्सेशन ऑफिसर, वो अपील फाइल कर सकता है किसके सामने, कमिश्नर अपील के सामने डायरेक्टली, और सरेंडर भी कर सकता है इज राइट ऑफ अपील बिफोर कमिश्नर अपील एंड अवेल द नेक्स्ट स्टैट्यूटरी अपीलेट फॉरम बाय फाइलिंग द अपील डायरेक्टली बिफोर द अपीलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू। भैया पहली तो बात यह है कि हर वो बंदा जो अदर देन स्टेट ओन एंटिटी है, स्टेट ओन एंटिटी नहीं, इसके अलावा कोई पर्सन है जो कि किसी कमिश्नर या टैक्सेशन ऑफिसर के ऑर्डर से राजी नहीं है, वो अपील फाइल कर सकता है कमिश्नर अपील को डायरेक्टली, और सरेंडर भी कर सकता है इज राइट ऑफ अपील बिफोर कमिश्नर appeal and avail the next statutory appellate forum by filing the appeal directly to the appellate tribunal। यानी वो कमिश्नर अपील को अपील फाइल करेगा और अपना राइट टू अपील सरेंडर कर देगा कमिश्नर अपील के सामने, और फिर उसके बाद वो स्टैट्यूटरी नेक्स्ट स्टैट्यूटरी अपीलेट फोरम कौन सा है जिसको अपीलेट ट्रिब्यूनल कहते हैं, वहां पर अपील फाइल कर सकता है। अपील फाइल करने का तरीका ये कि आपने प्रिस्क्राइब फॉर्म फिल करना है, उसको टेस्ट करवाना है और वजह बतानी है आप क्यों अपील कर रहे हैं, और आपने फीस देनी है। फीस कितनी होगी, 5000 रुपए फीस होगी। कंपनी होगी तो भी फीस 5000 है, असेसमेंट ऑर्डर के खिलाफ अपील दायर करनी है तो भी फीस 5000 है, अलबत्ता फीस 25 हो जाएगी अगर एपलेट कंपनी नहीं है तो। इन केस ऑफ एनी ऑर्डर अदर देन असेसमेंट फी विल बी 5000 इफ द एपलेट इज अ कंपनी एंड 1000 इफ द एपलेट इज नॉट अ कंपनी। अगर असेसमेंट ऑर्डर के बारे में अपील दायर करनी है तो फीस कितनी होगी, अगर अपील करने वाला कंपनी है तो फीस कितनी होगी, 5000, और वो कहता है फीस विल बी 5000 इफ द एपलेट इज अ कंपनी एंड 1000 इफ द एपलेट इज नॉट अ कंपनी इन केस ऑफ एनी ऑर्डर अदर देन असेसमेंट। यानी अगर अब मेरी बात सुनो, असेसमेंट पहले ये देखना है कंपनी है या नॉन कंपनी है, फिर देखना असेसमेंट ऑर्डर है या अदर देन असेसमेंट ऑर्डर। अब जरा बात सुनो, अगर कंपनी है 5000 रुपए फीस है,
खत्म हो गया। अगर असेसमेंट ऑर्डर नॉन कंपनी है तो 2500, और अगर अदर देन असेसमेंट ऑर्डर नॉन कंपनी है तो 1000। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इसको इसका टेबल बना देना भाई। नो सर, सरकारी इदारा स्टेट ओन एंटिटी ना हो, उसके अलावा कोई पर्सन हो, उसके बारे में ये सारी बात हो रही है। नो अपील शैल बी फाइल्ड इफ द टैक्सपेयर हैज पेड द टैक्स ड्यू। भैया कमिश्नर ने जितना टैक्स कहा था वो जमा कराए, उसके बाद अपील करें। यानी जितना टैक्स हुआ वो तो आपको जमा कराना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप अपील करेंगे। आप अपील कब कर सकते हैं? जब कमिश्नर ने डिमांड नोटिस दिया उसके 30 दिन के अंदर अंदर, और अगर असेसमेंट ऑर्डर से रिलेटेड अपील नहीं है तो जब कमिश्नर ने डिमांड नोटिस दिया है, इट विल बी लॉन्ज्ड विद द कमिश्नर अपील विद इन 30 डेज ऑफ द सर्विस ऑफ ऑर्डर। The commissioner appeal may admit an appeal if a good cause is shown. The appellant has to apply for it. The board may prescribe the mechanism of electronic filing for appeal. सर 30 दिन के अंदर अंदर आपने अपील करनी है, और अगर 30 दिन से ज्यादा का टाइम हो गया तो कमिश्नर अपील उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ, कमिश्नर अपील को अगर कोई जेन्युइन रीजन बता दे तो कमिश्नर अपील उसको एडमिट कर सकता है। नहीं सर, और इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के बारे में भी बोर्ड प्रिस्क्राइब करेगा मैकेनिज्म। सर जी ये जितना भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये बार बार आना है, आप अब आगे अपने ट्रिब्यूनल में भी यही सारी बातें रिपीट होनी है। इस चैप्टर में रेपिटेशन काफी ज्यादा है। प्रोसीजर फॉर डिस्पोजल ऑफ अपील, अगर अपील को डिस्पोज कर दिया जाए, हाँ जी, अपील दायर करने का क्या तरीका था? अपील का फैसला कब सुनाया जाएगा? अपील की समाअत करने से। वो कहता है कमिश्नर अपील नोटिस देगा हेयरिंग की डेट का एपलेट को भी और कमिश्नर को भी। कमिश्नर अपील को अगर एक बंदा आया और आपने उसने दरखास्त दी कि मैं टैक्स नहीं जमा करा सकता और टैक्स जमा कराने के लिए जितने पैसे मांगे गए मेरा घर बेचना पड़ जाएगा, यानी अनड्यू हार्डशिप कॉज हो रही है टैक्स पेयर को, तो वो कमिश्नर अपील के पास जाके कह सकता है मुझे क्या दे दो, स्टे ऑर्डर दे दो। तो कमिश्नर अपील उसको 30 दिन के लिए स्टे ऑर्डर दे देगा। स्टे ऑर्डर का मतलब है रुक जाओ, किसको देगा? रिकवरी वालों को, कि आप इसे भी पैसे रिकवर ना करो। सर एक बार उसने स्टे ऑर्डर दिया, क्या वो दोबारा स्टे ऑर्डर दे सकता है? भैया एक बार 30 दिन का स्टे ऑर्डर मिल जाएगा टैक्स पेयर को, यानी 30 दिन तक के लिए रिकवरी वाले पैसे नहीं मांगेंगे, उसके बाद दोबारा 30 दिन का स्टे ऑर्डर फिर भी मिल सकता है जो कमिश्नर अपील देगा। लेकिन याद रखना, एक बार फिर जो कमिश्नर अपील ने स्टे ऑर्डर दिया 30 दिन का, तो फिर उसके लिए लाजिम हो जाएगा कि वो उस 30 दिन के अंदर अपना फैसला सुना दे, जो भी फैसला उसने सुनाना। तो भैया कमिश्नर अपील को अगर लगता है कि टैक्स रिकवरी अनड्यू हार्डशिप कॉज करेगा तो वो रिकवरी को रोक देगा। कितने दिनों के लिए? 30 दिन के लिए। और अगर कमिश्नर अपील में स्टेट टैक्स रिकवरी मजीद 30 दिन का टाइम दे देता है आफ्टर कमिश्नर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, तो फिर इस केस में कमिश्नर अपील क्या कर देगा? पास एन ऑर्डर, फिर उसका ऑर्डर दे देगा। अच्छा यहां पर जब भी वो स्टे ऑर्डर की बात करेगा ना, एक बार ये जरूर कहेगा कमिश्नर से एक बार पूछ के, क्यों सर वो बंदा ना बाहर निकलने के चक्करों में है, वो 30 दिन का स्टे ऑर्डर लेगा, 15 दिन बाद दुबई भाग देगा। तो एक बार कमिश्नर से उसने पूछना है आफ्टर गिवन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द कमिश्नर। वहां पर भी लिखा गया, आगे भी जहां पर भी स्टे ऑर्डर की बात होगी, ये अपने ट्रिब्यूनल में भी होनी है, ये उधर आगे भी होनी है। आफ्टर गिवन अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड टू द कमिश्नर। कमिश्नर अपील समाअत को मुलतवी भी कर सकता है। एडजर्न का क्या मतलब होता है? मुलतवी कर देना। और कमिश्नर अपील समाअत सुनने से पहले, अभी समाअत शुरू नहीं हुई थी केस की, कि टैक्स पेयर ने कहा हाँ एक और मसला भी है, और वो भी उसने बयान कर दिया। यानी मिसाल के तौर पे एक तरफ तो इशू ये था कि सैलरी को एक्रूअल बेस पर टैक्स कर रहे थे, और इस पर उसने अपील की हुई थी, तो इतने में उसने देखा कि इनकम फ्रॉम जो बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी को इकट्ठा किराए पे दिया और इसको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में लेके जा रहे हैं, तो ये भी एक गलती है। अच्छा अभी समाज शुरू नहीं हुई थी तो उसने इससे पहले कह दिया कि ये भी एक गलती है, इसको भी ठीक किया जाए। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? वो कहता है कि अगर कोई और इशू, अगर कोई और ग्राउंड में आ गया है और अभी समाज शुरू नहीं हुई, तो कमिश्नर अपील समाज शुरू होने से पहले एपलेट को इजाजत दे देगा कि इस नए ग्राउंड को भी शामिल कर ले। न्यू ग्राउंड इफ इज सेटिस्फाइड दैट इट वाज नॉट विलफुल, अगर वो मुतमईन हो जाएगा ये विलफुल नहीं था। कमिश्नर अपील में बिफोर डिसाइडिंग एन अपील पार्टिकुलर्स कॉल करेगा, मेक फर्दर इंक्वायरी थ्रू कमिश्नर। कमिश्नर अपील क्या करेगा? अपील को डिसाइड करने से पहले पार्टिकुलर्स कॉल करेगा और फर्दर इंक्वायरी करेगा थ्रू कमिश्नर। Commissioner appeal shall not accept any documentary evidence which was not produced before the commissioner. However, he may accept it if there was a reasonable cause. Commissioner appeal accept ही नहीं करेगा कोई documentary evidence. सजेशन में लोग ना केस लग जाए तो उसके बाद जाली डॉक्यूमेंट्स ले आते हैं। कमिश्नर अपील वो वाले डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। कमिश्नर अपील कहता है जो तुमने पहले डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हुए थे कमिश्नर को, बस वही हम कबूल करेंगे, नया डॉक्यूमेंट जो तुम बनवा के ला रहे हो उसको कबूल नहीं करेंगे अनलेस कोई रीजनेबल कॉज हो। यार आप देख रहे हो फैसला कैसे किया जा रहा है। सर प्रोसीजर
पहला था दरखास्त कैसे दायर करनी है, 2.2 है फैसला कैसे किया जाएगा। पहला शर्त दरखास्त कैसे दायर करनी है, 2.2 है फैसला कैसे किया जाएगा। डिसीजन इन अपील, फैसला क्या किया जाएगा। सर डिसाइड कर रहे हैं केस को, तो कमिश्नर अपील में मेक एन ऑर्डर टू अफर्म, मॉडिफाई और एनल द assessment order after examining the evidence या causing inquiry or make such order as he think fit। सर जी डिसाइड करते हुए अगर कमिश्नर अपील in deciding and disposing the appeal, the commissioner appeal may make an order to affirm, modify or annul the assessment order after examining the evidence and causing inquiry or make such order as he thinks fit। Commissioner appeal can only increase an assessment or decrease refund if he has provided appellant a reasonable opportunity of show cause। सर जी पहली बात होती है कि कमिश्नर अपील अफर्म यहां कर देगा, एनल या ना कर देगा, मॉडिफाई तब्दील कर देगा सारे शवाहिद को देखने के बाद। कमिश्नर अपील जो भी फैसला है अल्टीमेटली उसकी वजह से असेसमेंट बढ़नी चाहिए या रिफंड कम होना चाहिए। यार ये तो सारी बात ही गलत हो गई। कमिश्नर अपील के फैसले के बाद आपका टैक्स बढ़ेगा कम नहीं होगा। तो फिर अब मेरा एक सवाल है आपसे कि अब ये सारी सरदर्द लगा क्यों रहे हैं। यानी मैं कमिश्नर अपील के पास जा रहा हूँ, उसको कह रहा हूँ कि जनाब मेरे मसले हैं इसको हल करें। कमिश्नर अपील ने कहा ठीक है तुम्हारा मसला हल हो गया, पहले 100 रुपए टैक्स देते हैं 110 दो। क्या मेरा पॉइंट समझ आ रहा है। अब इसको ध्यान से समझना, एक बारीक पॉइंट है। सर जी अगर कमिश्नर अपील के कहने पर लायबिलिटी बढ़ ही जानी है तो फिर अपील करने का फायदा। इसका जवाब यह है कि ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर था उसके मुताबिक लायबिलिटी थी 1 लाख रुपए। कमिश्नर ने कहा कि आपकी लायबिलिटी बन रही है 1,30,000 रुपए। आपने इसके ऑर्डर के खिलाफ अपील की, इस अपील के नतीजे में बहरहाल जो लायबिलिटी आएगी वो इस 1 लाख से कम नहीं हो सकती। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है। इस अपील के जवाब के नतीजे में ये लायबिलिटी ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर से तो बहरहाल ज्यादा ही होगी। तो पॉइंट समझ आ रहा है, ये असल बात है। जी भाई 130 से कम नहीं होगी तो ही तो आप अपील कर रहे हैं, वरना अपील ही ना करते। आप ये तो नहीं कह सकते ना कि कमिश्नर कह रहे हैं 130 दो, नहीं मैंने 140 देने, ये तो नहीं हो सकता ना। आप तो ये कह रहे हैं मैं 100 कह रहा था, कमिश्नर 130 कह रहा है, ये 130 से आती है। अब फैसला किसके दरमियान होना है, 100 से ज्यादा और 130 से कम। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है, ये बात वो कह रहा है। वो कह रहे हैं ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर के मुताबिक लायबिलिटी बहरहाल उससे तो ज्यादा ही होगी। अगर अपील का केस डिसाइड हो गया और अपील के डिसीजन के नतीजे में एओपी की असेसमेंट में कोई तब्दीली आई, अब आप पढ़ चुके हैं अगर एओपी की टैक्सेबल इनकम टैक्स लायबिलिटी बदल गई तो उसके नतीजे में उसके मेंबर्स की भी टैक्सेबल इनकम टैक्स लायबिलिटी बदल जाएगी। समझ आ रहा है। वो कहते हैं अगर एओपी की असेसमेंट में तब्दीली आई तो उसके मेंबर्स के असेसमेंट में भी तब्दीली आ जाएगी। कमिश्नर को कहा जाएगा कि उसकी मेंबर्स के असेसमेंट को भी अमेंड करो और इस केस में वो जो अमेंडमेंट का है 5 साल 6 साल वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। आफ्टर डिसीजन कमिश्नर अपील नोटिस सर्व कर देगा एपलेट को और कमिश्नर को। कमिश्नर अपील ऑर्डर कितने दिन के अंदर पास करेगा। आमतौर पे ऑर्डर पास करने के दिन 120 है, लेकिन अगर कमिश्नर अपील एक बार देता है एडजर्नमेंट, क्या नाम है, स्टे ऑर्डर, और 30 दिन का दूसरी बार देता है स्टे ऑर्डर 30 दिन का, तो इसका मतलब अगर खुद वो क्या दे रहा है, स्टे ऑर्डर दे रहा है तो 60 दिन के अंदर फैसला करेगा। आमतौर पर टाइम कितना है, 120 दिन का टाइम है और मजीद 60 दिन की एक्सटेंशन मिल सकती है। जब आप ये 120 दिन वाला टाइम काउंट कर रहे होंगे तो जो एपलेट ने एडजर्नमेंट मांगी है वो वाला दिन काउंट नहीं होंगे। और जब आप ये 120 दिन वाला टाइम काउंट कर रहे होंगे और मामला एडीआर के पास चला गया, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के पास चला गया, तो वो वाला टाइम काउंट नहीं होगा। सर डिसीजन इन अपील। सर जी जल्दी से एक बार इसको रीड करें, 5 मिनट आपके पास है। एक एक लाइन मैंने पढ़ाई है, प्लीज इसको रीड करें फिर मैं आगे चलता हूं। जी सर डिसीजन इन अपील। एओपी वाली बात रिपीट करते किस महीने का है। जी सर जरूर कर देता हूं। एओपी वाली बात यह है दोस्त, अगर कमिश्नर अपील के फैसले की वजह से एओपी की टैक्सेबल इनकम और टैक्स लायबिलिटी तब्दील हो गई तो जाहिर बात है इसकी वजह से इसके मेंबर्स की टैक्सेबल इनकम और टैक्स लायबिलिटी भी तब्दील हो जाएगी। तो वो कहते हैं जब एओपी की टैक्सेबल इनकम और टैक्स लायबिलिटी तब्दील हो जाए तो फिर उसके मेंबर्स की भी टैक्सेबल इनकम और टैक्स लायबिलिटी तब्दील की जाती है और फिर उसके मेंबर्स की भी असेसमेंट को अमेंड किया जाएगा। ये बात क्या है। सर एपलेट ट्रिब्यूनल क्या होती है। ये एपलेट ट्रिब्यूनल एक ऐसा इदारा है, सबसे पहली बात यह है कि जब कमिश्नर अपील ने फैसला किया ना, कमिश्नर क्या करें तो टैक्स पे कहता है ये तो आपका पेटी भाई था, एक ही डिपार्टमेंट के बंदे थे ना, तो आपने तो उसका साथ ही देना था।
तो उसने कहा कि भाई मैं किधर जाता हूं, मैं ऊपर जाऊंगा। और उन्होंने कहा ऊपर किधर जाना है, कहता मैं वैसे बंदे के पास जाऊंगा जो एफबीआई का बंदा ना हो। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो वो कहां चला गया, वो एपेलेट ट्रिब्यूनल चला गया। एपेलेट ट्रिब्यूनल मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंदर है और इस असेसमेंट मशीनरी का हिस्सा नहीं है, यानी इस एफबीआर का हिस्सा नहीं है। द एपेलेट ट्रिब्यूनल शैल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर अपॉइंटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। एपेलेट ट्रिब्यूनल में कौन शामिल होगा, चेयरपर्सन शामिल होगा और अदर मेंबर शामिल होंगे जो कि अपॉइंटेड बाय फेडरल गवर्नमेंट है। अ पर्सन मे बी अपॉइंटेड एज मेंबर ऑफ एन एपेलेट ट्रिब्यूनल इफ द पर्सन इज एन एडवोकेट। पर्सन अपॉइंट किया जाएगा मेंबर ऑफ एपेलेट ट्रिब्यूनल अगर वो पर्सन क्या हो, एडवोकेट हाई कोर्ट हो फॉर नॉट लेस देन 15 years एंड पोजेस सच अदर क्वालिफिकेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब। सर एपेलेट ट्रिब्यूनल में एक चेयरमैन होगा और कुछ अदर मेंबर्स होंगे जिसको फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। अ पर्सन मे बी अपॉइंटेड एज मेंबर ऑफ एपेलेट ट्रिब्यूनल अगर वो पर्सन क्या क्वालिफिकेशन क्या उसकी, हाई कोर्ट का एडवोकेट हो, 15 साल का तजर्बा हो, या चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, 10 साल का तजर्बा हो, या a period of not less than 10 year practice professionally as a CMA। तो भैया यहां पर भी सीए के साथ ही सीएमए लिख देते तो ये गुजारा हो जाना था। ठीक हो गया? अच्छा जी, यहां 21वें स्केल का एफबीआई का मुलाजिम हो, OIR हो नॉट बिलो 21। सर यहां ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू का 20वें स्केल का मुलाजिम हो, 3 साल का तजर्बा हो, यानी 20वें स्केल पर उसको 3 साल हो गया। 21वें स्केल पर है तो तजर्बा हुई नहीं है। ये सब सारी चीजें नहीं है, ये अब की चेंजेस है इसमें। तो भैया एपेलेट ट्रिब्यूनल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन और अदर मेंबर, इसको फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। एपेलेट ट्रिब्यूनल इस मेंबर को अपॉइंट करेगी। हाई कोर्ट का एडवोकेट 15 साल का तजर्बा, चार्टर्ड अकाउंटेंट 10 साल का तजर्बा, फर्म का हो या इंडिविजुअली हो या एम्प्लॉयमेंट इन सीए फर्म का तजर्बा हो। अगली बात, has for a period of not less than 10 days practice professionally as a CMA। 10 साल से कम का तजर्बा नहीं होना चाहिए सीएमए के तौर पे। 21वें स्केल है तो तजर्बे की जरूरत नहीं है, 20वें स्केल है तो कम से कम 3 साल। ये वाले बंदे एपेलेट ट्रिब्यूनल का हिस्सा बनेंगे। और पावर ऑफ द ट्रिब्यूनल कैसे एक्सरसाइज की जाएगी, बेंचेस में। और मैं इस बात को समझाने के लिए कहता हूं कि आपसे कोई पूछता है कि यार आप किधर पढ़ते हो, तो आप कहते हो मैं एसबीआई में पढ़ता हूं। एसबीआई में कहां पढ़ते हो, क्लासरूम में पढ़ते हो। ऐसे ही है ना। इसी तरह जब कहा जाता है ना कि केस किधर एपेलेट ट्रिब्यूनल में है, तो एपेलेट ट्रिब्यूनल क्या है, एपेलेट ट्रिब्यूनल में बेंचेस हैं। ये फिजिकल बेंच की बात नहीं कर रहे, एक्चुअल में जो बेंच है उसकी बात नहीं कर रहे, बस इसको बेंच कहा जाता है जहां पर द चेयरपर्सन विल फॉर्म द बेंच। जब भी कोई केस आएगा तो चेयरपर्सन जो एपेलेट ट्रिब्यूनल का वो बेंच तश्कील देगा और फिर फैसला सुनाया जाएगा। अच्छा जी, फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी मेंबर ऑफ द एपेलेट ट्रिब्यूनल एज चेयरपर्सन ऑफ द ट्रिब्यूनल। फेडरल गवर्नमेंट एपेलेट ट्रिब्यूनल के मेंबर को चेयरपर्सन ऑफ द ट्रिब्यूनल का जो है ना वो अपॉइंट करेगी। A member of the appellate tribunal as chairperson of the tribunal and the chairman shall hold office for a period of 3 years। However, he may be reappointed by federal government for further term। फेडरल गवर्नमेंट ने चेयरपर्सन को अपॉइंट किया, ये 3 साल के लिए होगा और ये रीअपॉइंट भी हो सकता है फर्दर टर्म के लिए। चेयरपर्सन के पास से किसी चीज का तजुर्बा नहीं होता। ये किसने कहा? सर ये तो वो यही पोजीशन ही होती है ना सर, वो रेलेवेंट नॉलेज अगवल तो उसके पास पावर होती है तो ही होता है। ये एपेलेट ट्रिब्यूनल का चेयरपर्सन है, ये मेंबर में से एक होता है। तो मेंबर क्या होते हैं वो आपको पहले बता दिए। तो फेडरल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट अ मेंबर और एज अ चेयरपर्सन। तो सर चेयरपर्सन कैसे हो सकता है कि रिक्शा चलाने वाला बंदा चेयरपर्सन बन जाएगा? वो मेंबर कौन है? ये मेंबर है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इन मेंबर, ये मेंबर बनने के लिए ये चीजें होनी चाहिए और इन मेंबर्स में से एक बंदा चेयरपर्सन बनेगा 3 साल के लिए, उसकी मुद्दत बढ़ाई भी जा सकती है। और अगली बात यह है कि जो ज्यादा बूढ़ा हो गया उसको भी इजी कर देते हैं कि नहीं आप थक जा लगे। द मेंबर इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन शैल होल्ड ऑफिस ऑन अटेनिंग 62 years। अगर वो 20 या 21वें ग्रेड का मुलाजिम है। However, OIR in BS20 or 21 falling under clause C and D shall cease to hold office on attaining the age of superannuation। सुपरएनुएशन की जो भी एज है, सुपरएनुएशन का पूरा कानून है, उसकी एज मुख्तलिफ स्केल के हिसाब से मुख्तलिफ होती है, लेकिन जब वो उस एज पर आ जाए तो वो अपना ऑफिस होल्ड करना छोड़ देगा। सब मेंबर इंक्लूडिंग चेयरमैन रिजाइन भी कर सकता है या फेडरल गवर्नमेंट उसको निकाल भी सकती है ऑन रिकमेंडेशन ऑफ परफॉर्मेंस रिव्यू कमेटी। परफॉर्मेंस रिव्यू कमेटी क्या है, तो इस बंदे को निकाला भी जा सकता है या वो खुद भी रिजाइन कर सकता है। परफॉर्मेंस रिव्यू कमेटी रिकमेंड करेगी रिमूवल ऑन अकाउंट ऑफ इनएफिशिएंसी या मिसकंडक्ट की बेस पर। प्रोसीजर ऑफ एपेलेट ट्रिब्यूनल इंक्लूडिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस, केस मैनेजमेंट सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केसेस एंड अदर मैटर्स शैल बी रेगुलेटेड बाय द रूल्स। एपेलेट ट्रिब्यूनल, द प्रोसीजर ऑफ एपेलेट ट्रिब्यूनल इंक्लूडिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस जो है, केस मैनेजमेंट सिस्टम जो है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केसेस एंड अदर मैटर्स शैल बी रेगुलेटेड बाय द रूल्स। इसके प्रॉपर रूल्स होंगे सर। हमने एपेलेट ट्रिब्यूनल से बात शुरू की है। एपेलेट ट्रिब्यूनल लॉ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंडर है। एपेलेट ट्रिब्यूनल में चेयरपर्सन और मेंबर्स होते हैं। एपेलेट ट्रिब्यूनल के मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। एपेलेट ट्रिब्यूनल में कौन कौन मेंबर है? एडवोकेट हाई कोर्ट है, नॉट लेस देन 15 years, चार्टर्ड अकाउंटेंट नॉट लेस देन
10 years being in practice as सी और CMA, या 10 साल का CMA हो, या 10 साल के तजर्बे वाला चार्ट अकाउंटेंट हो, या 15 साल, या 15 साल वाला हाई कोर्ट का वकील हो, या 21वें ग्रेड का अफसर हो, या 20वें ग्रेड का अफसर विद 3 ईयर एक्सपीरियंस। ये वाले बंदे किसमें जाएंगे, जा सकते हैं अपने ट्रिब्यूनल में। और द पावर ऑफ द ट्रिब्यूनल शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय द बेंचेस कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम मेंबर्स। द चेयरपर्सन विल फॉर्म द बेंचेस, चेयरपर्सन विल फॉर्म द benches. Federal government shall appoint a member of the appellate tribunal as chairperson of the tribunal. The chairperson shall hold office for a period of 3 years. However, he may be appointed by federal government for further term. The members, including the chairperson, shall cease to hold office on attaining the age of 62. सर जी, ये सारी बातें मैं पहले कर चुका हूँ। 3 साल के लिए बनेगा, मजीद रिपॉइंट हो सकता है। 62 साल की उम्र में वो चीज ऑफिस कर देगा। 21वें 20वें ग्रेड का मुलाजिम है तो वो सुपर एनिवेशन की एज पर अपना ऑफिस सीज करेगा। सर इसका सुपर एनिवेशन का पूरा लॉ है, उसमें बताया हुआ मुख्तलिफ ग्रेड्स की मुख्तलिफ होती है सर। फिर उसके बाद उसने कहा कि जी मेंबर जिसमें चेयरमैन भी शामिल है वो चाहे तो रिजाइन कर सकता है, और फेडरल गवर्नमेंट ने एक परफॉर्मेंस रिव्यू कमेटी बनाई है, अगर वो रेकमेंड करते तो इसको रिमूव भी किया जा सकता है। एपलेट ट्रिब्यूनल में कौन शामिल होगा? एपलेट ट्रिब्यूनल फैसला किस तरह करती है? बेंचेस के जरिए। बेंचेस केस मैनेजमेंट सिस्टम है, बेंचेस में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केसेस है, अदर मैटर है। सर जी वेयर द टैक्स, यहां से पढ़ना शुरू करना। अपील्स टू एपलेट ट्रिब्यूनल, जहां पर टैक्स पेयर या कमिश्नर, सर इस पहली बात खास ये है कि कमिश्नर अपील ने फैसला सुनाया, टैक्स पेयर को वो पसंद नहीं आया। यहां कमिश्नर अपील ने फैसला सुनाया और कमिश्नर को वो पसंद नहीं आया, तो कमिश्नर भी अपील कर सकता है एपलेट ट्रिब्यूनल। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? पिछले केस में कमिश्नर अपील के पास तो सिर्फ टैक्स पेयर ने जाना था ना, लेकिन यहां पर दोनों जा सकते हैं। द टैक्स पेयर में अपॉइंट अपील करेगा एपलेट ट्रिब्यूनल को, किसके? कमिश्नर अपील के ऑर्डर के 30 दिन के अंदर अंदर द टैक्स पेयर में डायरेक्टली अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू ऑन द कमिश्नर टू द एपलेट ट्रिब्यूनल। टैक्स पेयर डायरेक्टली अपील करेगा अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू। अपील किस तरह करनी है? रिपीट होने लगा है, प्रिस्क्राइब फॉर्म रिपीट होने लगा है, वेरीफाइड मैनर रिपीट होने लगा है, फीस, लेकिन फीस कितनी है? 20,000 कंपनी के लिए, बाकी केसेस में 5,000। एपलेट ट्रिब्यूनल 30 दिन के बाद भी केस को कबूल करने का तो कोई अदर रीजन हो, रिपीट हो रही है लाइन, मैं आपको बताऊंगा, मैंने कल का कहा है, याद करके आना, रिपीट होना, देखना कितना रिपीट होगा। द टैक्सपेयर, इफ द टैक्सपेयर हैज फेल्ड एन अपील, फाइल्ड एन अपील, द टैक्स एज पर द असेसमेंट ऑर्डर विल स्टिल बी पेबल। ये वाली बात भी कल बताई है कि जो कमिश्नर ने कहा वो वाला टैक्स पे करने के बाद आप कमिश्नर अपील के पास जाएंगे, हुई थी बात। वो कहता है जो कमिश्नर अपील ने कहा है वो वाला टैक्स पेबल होगा, और टैक्स पेयर ने अपील फाइल कर दी है, लेकिन वो जो असेसमेंट ऑर्डर के खिलाफ अब जो टैक्स है वो फिर भी पेबल होगा, अलबत्ता स्टे ऑर्डर मिल सकता है। कल पढ़ी थी ये वाली बात, यहाँ वहां पर 30 दिन का था, यहाँ पे 90 दिन का स्टे ऑर्डर है, लेकिन मिलेगा जब भी स्टे ऑर्डर मिलेगा आफ्टर गिवन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द कमिश्नर। याद हुई है ये बात? सर ये वाली बात भी आ रही है। द स्टे ऑर्डर शैल सीज टू हैव इफेक्ट एंड द कमिश्नर शैल बी एंटाइटल्ड टू रिकवर टैक्स इफ द टैक्स पेयर डज नॉट फॉलो द हियरिंग शेड्यूल फॉर द अपील एज डिटरमिन्ड बाय द एपलेट ट्रिब्यूनल इन अकॉर्डेंस विद द रूल। द स्टे ऑर्डर शैल सीज टू हैव इफेक्ट and the commissioner shall be entitled to recover tax if the taxpayer does not follow the hearing schedule for the appeal as determined by the appellate tribunal in accordance with the rule। वो कहता है स्टे ऑर्डर सीज हो जाएगा और कमिश्नर एंटाइटल्ड हो जाएगा टैक्स रिकवर करने के लिए अगर टैक्स पेयर हेयरिंग स्केड्यूल को फॉलो ना करे। इजी नहीं लेना, एपलेट ट्रिब्यूनल पर गए, स्केड्यूल को फॉलो करना है। वो कह रहा है अगर अपील डिसाइड ना हुई उस स्टैट्यूटरी पीरियड ऑफ 90 डेज में, स्टे ऑर्डर सीज हो जाएगा। स्टे ऑर्डर शैल नॉट सीज टू हैव इफेक्ट। सर 90 डेज के अंदर, 90 डेज का उसने क्या दिया है? स्टे ऑर्डर दिया हुआ, यही पढ़ा ना आपने। अगर फैसला रिक्वायर्ड पीरियड में नहीं हुआ तो समझा जाएगा स्टे ऑर्डर भी बढ़ गया। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? वो कह रहा है द स्टे ऑर्डर शैल नॉट सीज टू हैव इफेक्ट टिल फाइनलाइजेशन ऑफ द अपील बाय द एपलेट ट्रिब्यूनल। जब तक एपलेट ट्रिब्यूनल का फैसला नहीं आ जाता तब तक समझा जाएगा स्टे ऑर्डर भी बढ़ गया है। सर एपलेट ट्रिब्यूनल शैल डिसाइड द अपील विद इन 90 डेज, ये तो बात पहले ही समझ आ गई थी। 90 दिन के अंदर फैसला सुनाना है, 90 दिन के स्टे ऑर्डर की बात है। अगर फैसला लेट हो गया, फैसला लेट सुनाया गया तो समझा जाएगा स्टे ऑर्डर भी बढ़ गया है, बढ़ गया, एक्सटेंशन मिल गई है। अपील पेंडिंग बिफोर द एपलेट ट्रिब्यूनल ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ टैक्स लॉज एक्ट 2024 शैल बी डिसाइडेड विद इन 180 डेज। Where an appeal is not decided within the aforesaid period, the appellate tribunal shall request extension from the Minister of Law and Justice, and such extension shall not be exceed 90 days. Sir, अगर अपील नहीं डिसाइड की गई इस पीरियड में तो एपलेट ट्रिब्यूनल रिक्वेस्ट करेगा एक्सटेंशन ऑफ मिनिस्टर ऑफ लॉ को, और एक्सटेंशन 90 दिन से ज्यादा की नहीं होगी। सर अगर अपील नहीं डिसाइड की गई 90 दिन के अंदर तो एपलेट ट्रिब्यूनल एक्सटेंशन कहेगा लॉ मिनिस्टर ऑफ लॉ को, जो 90 दिन की एक्सटेंशन दे देगा। अमेंडमेंट एक्ट 2024 से पिछले टाइम की अपील जो है वो 180 दिन के अंदर होगी, और अब जो अपील हो रही है उसकी 90 डेज का टाइम है। एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ अपील,
पहली ही हेयरिंग पर एपेलेट ट्रिब्यूनल टैक्स पेयर के नोटिस में ले आएगा कि उसके पास ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की ऑप्शन है। अगर टैक्स पेयर डिक्लाइन करे कि मैंने ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पर नहीं जाना और मैंने इस अपील के साथ ही चलना है, तो फिर डेट फिक्स की जाती है, हेयरिंग स्केड्यूल बनाया जाता है टैक्स पेयर कमिश्नर से मशवरा करने के बाद, और फिर जब ये मशवरा हो जाएगा तो फिर स्ट्रिक्ट कंप्लायंस होगी टैक्स पेयर कमिश्नर के साथ उस स्केड्यूल के हवाले से, एंड शैल हेयर एंड डिसाइड द अपील ऑन द डेट और डेट्स फिक्स्ड एंड नो एडजर्नमेंट शैल बी ग्रांटेड एक्सेप्ट where there are compelling reason for adjournment to be recorded by the appellate tribunal। वो कहते हैं जहां पर compelling reason for adjournment है to be recorded by the appellate tribunal, या on mandatory payment of such costs as the appellate tribunal may deem fit which shall be not less than 50,000। सर जी अब मेरी बात आराम से सुनना, पहली हेयरिंग पे हुआ क्या है? पहली हेयरिंग पे appellate tribunal ने कहा भाई बात सुनो, यहां पर अपील का फैसला सुनना है तो ठीक है, तुम्हारे पास एक और रास्ता भी है, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का, उधर चले जाओ। टैक्स पेयर ने कहा या कमिश्नर का नहीं 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 मैंने आपके पास ही रहना है, पक्की बात है। अच्छा फिर हम बैठ जाते हैं, एक तो टैक्स पेयर बैठा है, एक तो कमिश्नर बैठा है, हम आपके साथ एक स्केड्यूल डिसाइड कर रहे हैं किस किस तारीख को समाअत होगी। जब ये स्केड्यूल डिसाइड हो रहा था, समाअत की तारीख जब तारीख डलेगी तो दोनों को आना पड़ेगा। उनसे पूछा भाईजान इस तारीख को समाअत होगी, दोनों ने कहा हाँ ठीक है, हम उनकी मुशावरत के साथ तारीखें डिसाइड होगी। अब जब तारीखें डिसाइड हो गई है ना, अब वो कहता है अब चवल नहीं मारनी, अब उस दिन आपने नहीं कहना जी मुझे इमरजेंसी हो गई, मुझे मसला पड़ गया, मेरी तबीयत खराब हो गई, मुझे बहुत तेज बुखार हो गया, इस तरह की बातें नहीं होंगी। अब आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट कंप्लायंस करनी पड़ेगी। हाँ अब अगली बात यह है, अगर वाकई कोई मजबूरी पड़ी जाती है, कोई जिंदगी मौत का मसला तो नहीं है ना, वो कहता है अगर कोई जेन्युइन कंपेयरिंग रीजन आ गया तो उसको एपेलेट ट्रिब्यूनल को बताना पड़ेगा और एडजर्नमेंट तब मिलेगी और 50,000 रुपए भी जमा कराने पड़ेंगे। सर समझ आ रही है? लो सर, तो सर बात सीरियस है ना, ऊपर वाली अथॉरिटी के पास गई है, वो अब कह रहे हैं कि आप भी थोड़ा सीरियस हो जाओ। वेयर द अपील रिलेट्स टू द असेसमेंट ऑर्डर एंड द अपील ट्रिब्यूनल मेक एन ऑर्डर। अच्छा अगर तो अपील का ताल्लुक असेसमेंट ऑर्डर से है और ट्रिब्यूनल ने एक ऑर्डर किया, क्या ऑर्डर कर सकती है? अफर्म, मॉडिफाई और एनल, यही तीन ऑर्डर हो सकते हैं, अफर्म, मॉडिफाई और एनल द असेसमेंट। प्लेस द केस टू द कमिश्नर फॉर फर्दर इंक्वायरी, मेक सच ऑर्डर एज एपेलेट ट्रिब्यूनल मे डीम फिट। Where the appeal relates to the decision other than assessment order, the appellate tribunal may make an order to affirm, vary or annul। ये क्या बकवास है? ऊपर ये बात कर तो दी है, ऊपर बात कर रहा है असेसमेंट ऑर्डर के बारे में, नीचे बात कर रहा है अदर देन असेसमेंट ऑर्डर के बारे में। ऊपर जब असेसमेंट ऑर्डर के बारे में बात कर रहा है तो लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है मॉडिफाई, नीचे जब अदर देन असेसमेंट ऑर्डर बात कर रहा है तो लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है वेरी। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? दोनों में फर्क है। The tribunal can only increase an assessment or decrease refund after opportunity of showing cause is provided to taxpayer। मॉडिफाई में असल में मॉडिफाई का मतलब है कि अमाउंट फिगर में तब्दीली आ रही है, वेरी का मतलब है कि टर्म्स में तब्दीली आ रही है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? जहां पर असेसमेंट ऑर्डर है वहां पर पैसों की बात है ना, जहां पर असेसमेंट ऑर्डर नहीं है वहां पे बात पैसों की तो नहीं है। यानी आप कह रहे हैं कि जी मुझे उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव कह दिया है एक फॉरेन कंपनी का, मैं रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? अब इसके अंदर पैसों की क्या बात है? असेसमेंट ऑर्डर में पैसों की बात है। अभी पीछे भी हमने कल एक पॉइंट पढ़ा था, उसने कहा था कि आप दरखास्त दायर कर सकते हैं कमिश्नर अपील को 30 डेज, विद इन 30 डेज। जब असेसमेंट ऑर्डर था तो लफ्ज था 30 डेज ऑफ डिमांड नोटिस, और जब असेसमेंट अदर देन असेसमेंट ऑर्डर था तो लफ्ज था 30 डेज ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर। क्या फर्क है? डिमांड का मतलब सिर्फ यही फर्क है। असेसमेंट ऑर्डर में पैसों की बात हो रही है, अदर देन असेसमेंट में पैसों की बात नहीं हो रही। यहां पे भी असेसमेंट ऑर्डर में लफ्ज मॉडिफाई, अदर देन असेसमेंट में वेरी है, बाकी बात सेम है। ट्रिब्यूनल जो फैसला भी करे, ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर से टैक्स बढ़ेगा कम नहीं होगा। इफ आफ्टर डिसीजन ऑफ एन अपील एनी चेंज इज मेड इन द असेसमेंट ऑफ एओपी या अ न्यू असेसमेंट ऑफ एओपी इज ऑर्डर्ड, अगर डिसीजन ऑफ द अपील के बाद कोई चेंज आ जाता है असेसमेंट ऑफ एओपी में या न्यू असेसमेंट ऑफ एओपी ऑर्डर कर दी जाती है, एपेलेट ट्रिब्यूनल शैल ऑथराइज कमिश्नर टू अमेंड असेसमेंट ऑफ मेंबर ऑफ एओपी। इस केस में जनरल टाइमलाइन फॉर अमेंडिंग द असेसमेंट विल नॉट अप्लाई। सर जी आपने ये वाली बात पहले कभी पढ़ी? कल ही पढ़ी है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, यही बात कल वाली दोबारा आ गई। एपेलेट ट्रिब्यूनल जो भी फैसला होगा वो टैक्स पेयर कमीशन को बता देगा। अगर ऑर्डर रिलेट्स टू क्वेश्चन ऑफ लॉ तो बात आगे बढ़ेगी, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है तो भाई यही बात फाइनल है। व्हाट इज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड क्वेश्चन ऑफ लॉ? सर हमने ये बात पहले की थी, इशारे वाली बात। एक बंदा एक बंदा इशारे पर खड़ा था और उसने इशारा क्रॉस किया जबकि लाइट येलो थी, ना रेड थी ना ग्रीन थी, और वो इशारे से गुजर गया। अब इसमें दो पहलू हैं, जब उसने इशारा क्रॉस किया तो लाइट येलो थी या नहीं, दिस इज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। और क्या येलो लाइट के होते हुए इशारा क्रॉस करना कानून की खिलाफ वर्जी है या नहीं, दिस इज क्वेश्चन ऑफ लॉ। समझ रहे हो सर जी? क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और क्वेश्चन ऑफ लॉ, ये दो बातें। अगर ऑर्डर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट से रिलेटेड है तो एपेलेट ट्रिब्यूनल का फैसला फाइनल है। अगर ऑर्डर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट से रिलेटेड नहीं है तो एपेलेट ट्रिब्यूनल का फैसला
के बाद आपके पास अथॉरिटी किसकी है? हाई कोर्ट की है। अब आप कहां जाने लगे हैं? हाई कोर्ट में जाने लगे हैं। वो कहता है विद इन 60 days of the communication of order of appellate tribunal the aggrieved person or the commissioner may file a reference in the prescribed form along with the statement of the case before the high court stating any question of law arising out of such order। वो कहता है appellate tribunal के फैसले के 60 दिन के अंदर एक aggrieved person ने रेफरेंस फाइल कर देना prescribed form में, किसको? अपनी स्टेटमेंट के साथ हाई कोर्ट में। उसे खास तौर पे बताना है ये मैटर क्वेश्चन ऑफ लॉ है। जी सर पॉज कीजिएगा। नो सर, विद इन 60 days ऑफ द कम्युनिकेशन, मैंने आपको कहा भैया 60 दिन के अंदर अंदर, यानी अपीलेट ट्रिब्यूनल का फैसला आने के 60 दिन के अंदर अंदर कमिश्नर या टैक्स पेयर दरखास्त दे देगा किसको? हाई कोर्ट को। क्या कहेगा? हाँ, ये कहेगा हाई कोर्ट को फैसला सुना देगा, हाई कोर्ट को रेफर कर देगा केस, और ये कहेगा कि भाई ये इन्होंने फैसला सुनाया है, मैं इससे राजी नहीं हूं, और ये मैटर को बताएगा, खास तौर पे स्टेटमेंट देगा दिस मैटर इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो वो कहेगा जी जनाब तुम अंदर आ जाओ, नहीं तो वो अंदर नहीं आ देंगे, हाई कोर्ट वाले कहेंगे जाओ भाग जाओ। आप देखें यहां पर लफ्ज रेफरेंस इस्तेमाल हो रहा है, रेफरेंस इस्तेमाल हो रहा है। रेफरेंस का मतलब है केस पहले का चल रहा है और यहां पर रेफर हो रहा है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? जब किसी डॉक्टर के पास जाए वो अगले के पास रेफर करे तो उसका मतलब केस चल रहा है। समझ आ रही है? नो सर, द एप्लीकेशन शैल आल्सो फाइल कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एपीलेट ट्रिब्यूनल विद इन 15 days ऑफ प्रेफरिंग एन एप्लीकेशन। सर जी आपने एप्लीकेशन देने के 15 दिन के अंदर सारा रिकॉर्ड भी जमा करवाना है। Statement to the High Court shall set out the fact. Sir ji, the statement to the High Court shall set out the facts, the determination of the appellate tribunal and the question of law which arise out of its order. Sir, वो कहता है High Court की statement shall set out the fact, the determination of the appellate tribunal and the question of law which arise out of its order. सर ये क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा तभी तो रेफर होगा ना, तो इसकी कोई जी सर, जब क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा तभी रेफर होगा। सर मैंने अभी आपको इशारे वाली के बाद इसकी एग्जांपल ले लें मिसाल के तौर पे। आप एक केस में कहा जा रहा है कि आप कह रहे हैं कि ये जो मैंने प्रॉपर्टी और प्लांट एंड मशीनरी इसको मैंने इकट्ठा किराए पर दिया। अब टैक्स वाला कह रहा है कि प्रॉपर्टी का इतना किराया है, प्लांट एंड मशीनरी का इतना किराया है, और टैक्स वाले कह रहे हैं प्रॉपर्टी वाले को प्रॉपर्टी में ले गया, प्लांट एंड मशीनरी वाले को प्लांट एंड मशीनरी में ले गया। अब प्रैक्टिकली प्रॉपर्टी वाले को मसला ये होता है कि उसका 20% रिपेयर माइनस होती है। अच्छा, अगर आप अदर सोर्स में आओ तो फिर जितनी मर्जी रिपेयर माइनस करो, ऐसे ही है। अब आप चाहते हैं कि मैंने उसके ऊपर 50 लाख लगाया, मैं वो सारा माइनस कर लूं। टैक्स वाला कहता है कि भैया वो प्रॉपर्टी वाला प्रॉपर्टी में जाएगा, अदर सोर्स वाला अदर सोर्स में जाएगा। वो सर समझ में आ रहा है? इस केस में फिर ये बात बहस छिड़ जाती है। फिर आप अदालत में जाते हो, जाके प्रूव करते हैं कि ये देखिए मेरा एग्रीमेंट, मैंने कंपोजिट रेंट की बात की हुई है, इसमें बिल्डिंग और प्लांट मशीनरी इकट्ठा है, और एज पर लॉ ये अदर सोर्स में जाना चाहिए। अब ये लॉ की टेक्निकल बहस चल रही है। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये बात। और अगर इस तरह से होगा तो फिर ये वाली बहस चल रही है, ये इस लेवल की बहस होती है। समझ आ गया? बाकायदा सेक्शंस के रेफरेंस के साथ, फलां सेक्शन में फलां बात इस तरह लिखी हुई, फलां सेक्शन में फलां बात इस तरह लिखी हुई है। अब मैं फाइनल में सेक्शंस के साथ पढ़ाता हूं ना। अभी यहां तो मेरा टॉपिक क्लियर करना मकसद है, वहां पर फिर सेक्शंस के साथ गेम होती है। फलां सेक्शन, फिर वहां पे सेक्शन रेफर होते हैं, 21 में ये लिखा हुआ है, फलां में ये लिखा हुआ है, फलां में ये लिखा हुआ है। पेपर में तो ओपन बुक ही होता है, फाइनल तो ओपन बुक होता है ना, उसमें तो दिक्कत नहीं होती। फाइनल में और तो फाइनल में तो आप याद करके पास कर लेंगे ना, फाइनल में ये वाला मजाक नहीं। फाइनल में कानून की समझ आनी चाहिए। लेकिन जब आप फाइनल में आएंगे तब आपको पता चलेगा कि यार सर ने कैफ लेवल पर भी बड़ी डिटेल में पढ़ाया था। मैं आपको सही बताऊं, मुझे एक बच्चे का मैसेज आ गया परसों, फोन आया परसों कुछ दिन पहले, कहते हैं कि सर वो बस मैं आ गया हूँ यहाँ पे, मैं पिज़्ज़ा खाने लगा था, सारी टीम बैठी हुई है, मैं पिज़्ज़ा खाने लगा था, लेकिन मैंने कहा मैं पहले आपका शुक्रिया अदा कर दूं। मैंने कहा यार मेरे पास आपका नंबर सेव्ड है, आप मेरे स्टूडेंट हो, लेकिन शुक्रिया। वो कहता सर आपने पढ़ाई भी थी ना एक टॉपिक, तो मेरी ना अपने मैनेजर के साथ शर्त लग गई पिज़्ज़े की। मैंने कहा सर ने ये बात कही ऐसे है, उसने कहा नहीं ऐसे है, पिज़्ज़े की शर्त लग गई। तो अब पता चला है कि मैं वो शर्त जीत गया हूँ। मैंने कहा मैं पिज़्ज़ा खा लूँगा, कम से कम आपका शुक्रिया तो अदा कर दूँ। तो बाय द वे एक बात ही, वो शर्त लगाना और वो सारी चीज़ें तो पता नहीं किस हद तक ठीक है और कितनी गलत है, बट स्टिल एक ये बात है कि जब आप उस पॉइंट पर पहुंचते हैं, कुछ चीज़ें ना जब आप प्रैक्टिकली कर रहे होते हैं, आगे पहुंचते हैं, तब आपको रियलाइज होता है कि यार ज़्यादा बेहतर होगी। फाइनल में इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो बहुत स्मूथ रहेगा। लो सर, द एप्लीकेंट शैल आल्सो फाइल कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ द एपीलेट ट्रिब्यूनल विद इन 15 days ऑफ प्रेफरिंग एंड एप्लीकेशन। द स्टेटमेंट ऑफ द हाई कोर्ट शैल सेट आउट द फैक्ट, द डिटर्मिनेशन ऑफ द एपीलेट ट्रिब्यूनल एंड द क्वेश्चन ऑफ लॉ व्हिच राइज आउट ऑफ इट्स। बड़ी ध्यान से स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने सारी बातें लिखनी है और हाईकोर्ट वालों ने देखनी है, और अगर हाईकोर्ट वाले सेटिस्फाइड हुए कि हाँ ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है, तो ही केस दायर होगा और फिर तारीख मिलती है और फिर हियरिंग होती है। आपको पता है हाईकोर्ट में जब ये केस जाता है तो उसको स्पेशल बेंच सुनता है, और उस बेंच में होता कौन है? चीफ जस्टिस, कंप्राइजिंग ऑफ नॉट लेस देन 2 जजेस ऑफ हाई कोर्ट। और ये स्पेशल बेंच 6 माह के अंदर फैसला सुना देता है,
और हाई कोर्ट जो है ना उसने केस मैनेजमेंट सिस्टम को एस्टेब्लिश किया हुआ है, जिसके जरिए सफिशिएंट नंबर ऑफ स्पेशल बेंचेस को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है ताकि जो रेफरेंस दायर किए जाते हैं उनको 6 माह के अंदर अंदर फारिग किया जा सके, जवाब दिया जा सके, फैसला सुनाया जा सके। हाई कोर्ट के ऊपर जब ये केस आ गया, वो ये क्वेश्चन ऑफ लॉ को देखेंगे कि क्वेश्चन ऑफ लॉ है या मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट है। मिक्स्ड है, ऐसा भी हो सकता है, मिक्स हो तो भी हाई कोर्ट जा सकता है। वो उसके मुताबिक जजमेंट पास करेंगे, ऑन विच सच जजमेंट इज पास एंड द अपीलेट ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर शैल स्टैंड मॉडिफाइड, और अपीलेट ट्रिब्यूनल का ऑर्डर जब मॉडिफाई हो जाएगा, द हाई कोर्ट शैल सेंड अ कॉपी ऑफ जजमेंट अंडर द सील ऑफ द हाई कोर्ट टू द अपीलेट ट्रिब्यूनल, द टैक्स शैल बी पेबल इन अकॉर्डेंस विद द ऑर्डर ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल, हाउएवर द टैक्स रिकवरी शैल नॉट बी मेड बाय द कमिश्नर फॉर 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल। सर टैक्स पेबल होगा इन अकॉर्डेंस विद द ऑर्डर ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल, लेकिन टैक्स रिकवरी ये कितनी जाती है? टैक्स रिकवरी 30 दिन के अंदर अंदर कर दी जाएगी, अलबत्ता अगर वो बंदा, अच्छा अब अदालत का फैसला आ गया, हाई कोर्ट का फैसला, अगर उसके मुताबिक टैक्स पेयर को पैसे वापस देने हैं, अगर कमिश्नर कह दे नहीं मैंने सुप्रीम कोर्ट जाना है, तो फिर टैक्स पेयर को पैसे नहीं दिए जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट का फैसला किया जाएगा। यह बात कमिश्नर ने हाई कोर्ट को बता देनी है 30 दिन के अंदर, फैसले के 30 दिन के अंदर, कि वो फैसले मुतल्लिक है ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहता है। ऑन एन एप्लीकेशन टू द कमिश्नर द हाई कोर्ट मे स्टे रिकवरी ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू डिपॉजिट। हाँ जी, वो कहता है एप्लीकेशन, अगर कमिश्नर ऑन एन एप्लीकेशन टू द कमिश्नर, हाई कोर्ट रोक देगा रिकवरी ऑफ टैक्स से सब्जेक्ट टू द डिपॉजिट विद द असेसिंग अथॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 30% ऑफ द टैक्स डिटरमाइंड बाय द अपीलेट ट्रिब्यूनल। सर जी स्टे ऑर्डर की बात हो रही है। इससे पहले जब भी आपने देखा, क्या देखा? स्टे ऑर्डर दे दिया, कमिश्नर अपील ने दिया, कितना? 30 दिन का, फिर अगले 30 दिन के अंदर उसने फैसला सुनाता हुआ। अपीलेट ट्रिब्यूनल 90 डेज का, अपीलेट ट्रिब्यूनल में 90 डेज का फैसला भी 90 दिन के अंदर अंदर था। अब आ गया हाई कोर्ट, हाई कोर्ट भी स्टे ऑर्डर देता है, लेकिन हाई कोर्ट कहता है स्टे ऑर्डर दूंगा, लेकिन अपीलेट ट्रिब्यूनल ने जितना टैक्स का उसका 30% जमा करो, नॉट लेस देन 30%। जितना टैक्स अपीलेट अथॉरिटी ने कहा है कम से कम उसका 30% जमा कराओगे तो तुम्हें स्टे ऑर्डर दूंगा। पहला स्टे ऑर्डर लिया, इधर सिर्फ कमिश्नर अपील में एक या दो है, यहां पे तो कोई एक दो है ही नहीं। स्टे ऑर्डर कितने अर्से का होगा? 6 माह का स्टे ऑर्डर होगा। आप देखो 6 माह के अंदर अंदर फैसला सुनाना है और 6 माह का ही स्टे ऑर्डर भी है। हाँ बता, स्टे ऑर्डर एक्सपायर हो जाएगा अगर अपील का फैसला पहले सुना दिया गया या फिर जिसने अपील दायर की थी उसने विड्रॉ कर लिया ऑर्डर को। An application by the aggrieved person other than the commissioner shall be accompanied by the fees of 50,000। aggrieved person जब एप्लीकेशन देगा तो वो 50,000 रुपए फीस भी देगा। हाँ अगर कमिश्नर यही एप्लीकेशन देगा तो कोई फीस नहीं होगी। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जिसका मतलब है डिस्प्यूट रिजॉल्व करने का मुतबादिल रास्ता। सर कौन जा सकता है एडीआर की तरफ? वो कहते हैं भैया ये बड़ी गेम है, वो वाला बंदा जाएगा जिसकी लायबिलिटी कितनी हो, 50 मिलियन या उससे ज्यादा हो। दूसरा जिसका डिफॉल्ट सरचार्ज माफ करवाना हो वो जाएगा। तीसरा कुछ स्पेसिफिक रिलीफ हो वो जाएगा। और वो कहता है और अगर कोई केस क्रिमिनल प्रोसीडिंग का है तो वो एडीआर के पास नहीं जाएगा। अगर कोई एग्रीव पर्सन है और वो स्टेट ओन्ड एंटिटी है तो फिर 50 मिलियन की लिमिट नहीं है। स्टेट ओन्ड एंटिटी में 50 मिलियन की लिमिट नहीं है, वो अप्लाई, वो कहता है द लिमिट ऑफ 50 मिलियन shall not apply and it shall be mandatory for such aggrieved SOE to apply to the board for the appointment of the committee for the resolution of any dispute. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the SOE or the committee in relation to the dispute resolved. Sir कोई सूट नहीं, कोई प्रोसिक्यूशन नहीं, नो सूट प्रोसिक्यूशन लीगल प्रोसीडिंग, ये वाली चीजें जो SOE स्टेट ऑन एंटिटी के अगेंस्ट होंगी तो वो कहता है भैया ये द कमेटी इन रिलेशन टू द डिस्प्यूट रिजॉल्व, वो कहता है भैया जो मैटर इस कमेटी के पास आ गया है वो ये कमेटी हल करेगी, पर उसके ऊपर कोई सूट प्रोसिक्यूशन या लीगल प्रोसीडिंग नहीं रहेगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई स्टेट ऑन एंटिटी है तो वो अपना ये मामला टैक्स से रिलेटेड मैटर एडीआर के पास लेके जा सकती है और वो अप्लाई करेगी और मैंडेटरी होगा ऐसी एसओई के लिए कि वो बोर्ड को अप्लाई करे फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ कमेटी। और जब एक बार कमेटी अपॉइंट हो गई तो कोई सूट प्रोसिक्यूशन या अदर लीगल प्रोसीडिंग उसके खिलाफ नहीं रहेगी और कमेटी उसके फैसले को रिजॉल्व करेगी। समझ गए? और समझ गए सर हमने अभी तक 4 बातें पढ़ी। बात नंबर 1, एडीआर किसके लिए ऑप्शन है? बड़े लेवल की गेम के लिए। लायबिलिटी कितनी है? 50 में ज्यादा। यहाँ आपने क्या करना है? यहाँ आपने सरचार्ज माफ करवाना है, यहाँ आपको कोई रिलीफ चाहिए। इस केस में आप एडीआर अपॉइंट करें। अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट कर दी गई है, एनी केस में क्रिमिनल प्रोसीडिंग हैज बीन इनिशिएटेड फॉल आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ एडीआर,
where the aggrieved person is a state-owned enterprise, the limit of tax limit of 50 million rupee or above mentioned above shall not apply, and it shall be mandatory for such aggrieved SOE to apply to the board for the appointment of the committee for the resolution of any dispute. वो कहता है भैया हाँ 50 मिलियन वाली बात स्टेट ऑन एंटिटी पर अप्लाई नहीं, स्टेट ऑन एंटिटी अगर एग्रीव्ड है तो उनके लिए लाजमी है कि वो बोर्ड को अप्लाई करे कि कमेटी तश्कील दे दी जाए डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, और जब कमेटी तश्कील दे दी जाएगी तो कोई कोई सूट प्रोसिक्यूशन या लीगल प्रोसीडिंग नहीं होगा, शेल लाई अगेंस्ट द एसओई, स्टेट ऑन एंटिटी के खिलाफ कोई सूट प्रोसिक्यूशन या लीगल प्रोसीडिंग नहीं होगी। सर अब ये वाली बात समझ आ गई, तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन शैल बी अकम्पनीड बाय द इनिशियल प्रीपोजिशन। तो जी सबसे पहले तो ये वाली बात शुरू होगी कि आपको क्या दिया जा रहा है, ऑफर फॉर टैक्स पेमेंट। इनिशियल प्रीपोजिशन क्या होती है कि आप इतना टैक्स पे कर दीजिए। नहीं सर अभी एग्रीड की बात नहीं हुई, आप एडीआर पर चले गए सर। वो कहता है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन accompanied by initial proposition for resolution of the dispute including an offer for tax payment, and undertaking that the applicant shall accept the decision of the committee which shall be binding on him in all respect। आप undertaking देंगे कि applicant जो है वो जो भी कमेटी का फैसला होगा वो accept करेगा हर हवाले से, and shall on receipt of the decision, और उस फैसले के मुताबिक सारी पेंडिंग लिटिगेशन और केसेस जो है उसको से विड्रॉ कर देगा। अगर एक एप्लीकेंट जो है वो एसओई है तो ये भी विड्रॉ कर देगा सारी पेंडिंग लिटिगेशन के केसेस को जैसे ही कमेटी का फैसला आएगा। हाँ अगर कमेटी फैसला ना सुना सकी 60 दिन के अंदर अंदर तो बोर्ड ये कमेटी डिसॉल्व कर देगा और ये मैटर फिर उसी कोर्ट के पास चला जाएगा जहां से ये यहाँ पर शिफ्ट हुआ। अगर कोई स्टेट ऑन एंटिटी हो और कमेटी डिसाइड ना कर सके फैसला 60 डेज के तक, तो बोर्ड रीअपॉइंट कर देगा कमेटी जो ये फैसला 45 दिन के अंदर सुनाएगी, बाय और एक्सटेंशन भी मिल सकेगी 15 दिन की। अगर स्टेट ऑन एंटिटी हो और रीअपॉइंटेड कमेटी भी फैसला ना सुना सकी 60 दिन के अंदर तो बोर्ड कमेटी को डिसॉल्व कर देगा और ये मैटर डिसाइड किया जाएगा कोर्ट ऑफ लॉ या एपीलेट अथॉरिटी में जहां से ये केस आया था। यार मैं बिल्कुल उर्दू तर्जुमा करके बताता जा रहा हूँ आपको, थीम सिर्फ ये कि एक बार मैं ये सारी बात आपको इसका मैकेनिज्म जिस तरह ये काम करती है कमेटी वो बता। सर मैं अब तक आपको क्या बता चुका, तो 3 4 5 6 7 बातें ये बताई हैं और 4 बातें ये बताई, मैंने आपको 11 बातें टोटल बताई। एक बार यही 11 बातें दोबारा सुने, टारगेट ये है कि यार आपके दिमाग में बैठे। पहली बात तो यह है कि एडीआर उस फैसले के लिए तश्कील दी जाएगी कमेटी जो क्या हो 50 मिलियन से ज्यादा का हो या कोई माफ करवाना हो आपने डिपॉजिट चार्ज या पेनल्टी या कोई स्पेसिफिक नहीं। पहली बात। बात नंबर 2, अगर उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग है तो एडीआर को तश्कील नहीं दिया जा सकता। बात नंबर 3 क्या है, स्टेट ऑन एंटिटी होगी तो उसके लिए 50 मिलियन वाली लिमिट नहीं है, बल्कि उसके लिए लाजमी है कि हर एग्रीव्ड एसओवी, एग्रीव्ड का क्या मतलब होता है, हाँ जो मुतासिरीन है, यस जो मुतासिरा एसओई है वो उसके लिए लाजमी है कि वो बोर्ड के पास जाए और उससे कहे कि कमेटी तश्कील दी जाए। जो मैटर कमेटी के पास चला गया तो फिर कोई लीगल सूट प्रोसिक्यूशन वगैरह कुछ वहां पर नहीं होगी, फैसला कमेटी करेगी। अगली बात, 4 बातें हो गई। 5वीं बात, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करते हुए accompanied by initial proposition of resolution including an offer of payment, पहले ये हो सकता है कि उसके हमरा एक पेमेंट की ऑफर भी की जाए। दूसरी बात उसने ये कही कि ये अंडरटेकिंग जो है that the applicant shall accept the decision of the committee which shall be binding on him in all respect, ये अंडरटेकिंग and undertaking that the applicant shall accept the decision of the committee ये बाइंडिंग होगी on him in all respect, हर हिसाब से बाइंडिंग होगी किसके ऊपर, एप्लीकेंट पर, और एप्लीकेंट को उसका डिसीजन एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये हो गई 6ठी बात। 7वीं बात ये है कि जैसे ही ये फैसला आ जाएगा एप्लीकेंट पुराने जहां जहां पर केस पेंडिंग थे वहां से क्या कर लेगा, विड्रॉ कर लेगा। 8वीं बात, अगर एप्लीकेंट एसओई है, स्टेट ओन एंटिटी है, तो ये भी जैसे ही फैसला आएगा पुराने सारे केसेस को विड्रॉ कर लेगा। 9वीं बात, अगर कमेटी 60 दिन के अंदर फैसला ना सुना सकी तो बोर्ड ये कमेटी डिसॉल्व कर देगा और ये मैटर वापस उसी कोर्ट ऑफ लॉ के पास चला जाएगा जहां से केस इधर शिफ्ट हुआ था। और अगर 9वीं बात, अगर स्टेट ओन एंटिटी हुई और कमेटी के फैसला ना सुना सकी तो बोर्ड एक और कमेटी तश्कील देगा जो 45 दिन के अंदर फैसला सुनाएगी जिसको 15 दिन की एक्सटेंशन दी जा सकती है।
और आखिरी बात, अगर स्टेट ऑन एंटिटी में जो रीअपॉइंटेड कमेटी है वो भी 60 दिन के अंदर फैसला ना सुना सकी तो बोर्ड कमेटी को डिसॉल्व कर देगा और ये मैटर वापस कोर्ट ऑफ लॉ या एपीलेट अथॉरिटी के पास चला जाएगा जहां से ये केस यहाँ पर आया था। सर जी, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में होगा कौन? वो कंपोजिशन ऑफ द फॉरम की बात करें तो एफबीआर जो है वो जब कोई बंदा दरखास्त देगा कि ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी को तश्कील दिया जाए तो उसके 15 दिन के अंदर कमेटी तश्कील दे देगा। एडीआरसी में होगा कौन? रिटायर्ड जज होगा, नॉट बिलो द रैंक ऑफ हाई कोर्ट के जज के। इसको कौन नॉमिनेट करेगा? बोर्ड नॉमिनेट करेगा। कहां से? पैनल से। पैनल किसने नोटिफाई किया होगा? लॉ एंड जस्टिस डिवीजन ने नोटिफाई किया होगा और यही वाला बंदा ही चेयरपर्सन भी होगा कमेटी का। एडीआरसी में दूसरा बंदा कौन है? चीफ कमिश्नर है, उसी हल्के का, उसी इलाके का, उसी जुरिस्डिक्शन का। तीसरा बंदा कौन है? ये वो पर्सन है जिसको नॉमिनेट किया है टैक्स पेयर ने पैनल में से। ये वाला, ये एक और पैनल है, इसको किसने नोटिफाई किया है? एफबीआर ने नोटिफाई किया है। इस पैनल में कौन कौन शामिल है? सीए, सीएमए और एडवोकेट शामिल है जिसका कम से कम 10 साल का तजुर्बा है। एक हाई कोर्ट के जज लेवल का रिटायर्ड आदमी, एक टैक्स का नुमाइंदा, एक टैक्स पेयर का नुमाइंदा। टैक्स पेयर अपना नुमाइंदा कहां से चुनेगा? एफबीआर के पैनल में से। एफबीआर के पैनल में कौन है? सीए, सीएमए और एडवोकेट है जिनका 10 साल का तजुर्बा है। हाँ, अगर कोई वकील पहले ही आपके लिए काम करता है वो नहीं आएगा इस पैनल में। अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट पहले ही आपका ऑडिटर है वो इसमें फॉल नहीं करेगा। यानी न्यूट्रल बंदा होना चाहिए, ऐसा बंदा नहीं होना चाहिए जो आपका पहले ही ऑडिटर हो या आपको रिप्रेजेंट करता हो, आपका नुमाइंदा हो। इस पैनल में और कौन होंगे? इस पैनल में ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू होगा जो रिटायर हो गया बेसिक स्केल 21 के हमारा। तीसरे नंबर पे कौन होगा? रिप्यूटेबल बिजनेसमैन होगा एज नॉमिनेटेड बाय चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। The board shall communicate the order of appointment of committee to the aggrieved person, court of law, or appellate authority where the dispute is pending and to the concerned commissioner. बोर्ड कम्युनिकेट करेगा ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कमेटी किसको? एग्रीव पर्सन या कोर्ट ऑफ लॉ को या एपीलेट अथॉरिटी को वेयर द डिस्प्यूट इज पेंडिंग एंड टू द कंसर्न्ड कमिश्नर। The committee appointed shall examine the issue and shall decide the dispute by majority within 45 days of its appointment, extendable by another 15 days for the reason to be recorded in writing. The decision by the committee shall not be taken as a precedent in any other case or in same case for different taxes. कमेटी का जो डिसीजन होगा उसे प्रेसिडेंट नहीं लिया जाएगा। ये बड़ी कमाल बात। प्रेसिडेंट क्या होता है? सर, जब हाई कोर्ट कोई फैसला सुनाती है ना तो वो मिसाल अपने पास रख लेते हैं। एक बच्चा है, उसने क्लास में गाली दी, हमने उसे एक्सपेल कर दिया, पॉलिसी निकाल दी। दूसरे बच्चे ने 2 हफ्ते बाद एक और बच्चे ने गाली दी तो दूसरा कहता है पिछली बार जिस बच्चे ने गाली दी ना उसको निकाल दिया तो तुम्हें भी निकाल देंगे। उसको भी निकाल दिया गया है। अच्छा, जो पहला बच्चा है उसने गाली दी, जब उसको निकाला तो हमने एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया। लॉ में तो वैसे आप काफी पढ़ते हैं प्रेसिडेंट को, लेकिन मैं इसको आसान, प्रेसिडेंट समझ आ गई क्या है? एक मिसाल सेट कर दी, बेसिकली कानून बन गया। अदालत में बहुत से केसेस प्रेसिडेंट की बेस पर हल किए जाते हैं। यार प्रेसिडेंट ही है, वो कहता है ये डिसीजन बाय द कमेटी को प्रेसिडेंट नहीं समझा जाएगा। कमेटी जो पॉइंट हुई है उसने 45 दिन के अंदर फैसला सुनाना है, 15 दिन की एक्सटेंशन मिलनी है। बोर्ड कम्युनिकेट कर देगा ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कमेटी टू द एग्रीड पर्सन, कोर्ट ऑफ लॉ, एपीलेट अथॉरिटी वेयर द डिस्प्यूट इज पेंडिंग एंड टू द कंसर्न कमेटी एंड टू द कंसर्न कमिश्नर। अगली बात, पैसे रिकवर करने हैं डिस्प्यूट के वाले से, तो क्या स्टे ऑर्डर वाली बात तो हमेशा आई थी, यहां पर भी है। उसने कहा यहां पर सीधा है, जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक का स्टे ऑर्डर रहता, लेने की जरूरत भी नहीं। जब आपने कमेटी के अपॉइंट हो गई, समझा जाएगा स्टे ऑर्डर मिल गया टिल द फाइनल रिजल्ट या डिसोल्यूशन ऑफ द कमेटी, व्हिचएवर इज एग्रीड। कमेटी का फैसला कमिश्नर पर बाइंडिंग होगा। जहां एग्रीव पर्सन ने विथड्रॉ कर दिया है अपील पेंडिंग बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ या एपीलेट ट्रिब्यूनल, डिसीजन ऑफ द कमेटी कमिश्नर पर पेंडिंग होगा। अगर एग्रीव पर्सन ने फैसला आने पर अपने अपील से विथड्रॉ कर लिया है और ऑर्डर ऑफ विथड्रॉल कम्युनिकेट कर दिया है। हाँ, अगर ऑर्डर ऑफ विथड्रॉल इज नॉट कम्युनिकेटेड टू द कमिश्नर विद इन 60 डेज, सर कमेटी ने सुनाया फैसला, इसने जब फैसला सुना दिया तो इसने क्या किया? विथड्रॉ कर लिया बाकी सारी जगहों से, और ऑर्डर ऑफ विथड्रॉल किसको दे दिया? कमिश्नर को। तो बात बन गई। अगर कमिश्नर को 60 दिन ऑफ सर्विस ऑफ डिसीजन, कमेटी के फैसला सुनाने के 60 दिन के अंदर कमिश्नर को ऑर्डर ऑफ विथड्रॉल नहीं दिया तो ये डिसीजन ऑफ द कमेटी कमिश्नर पर बाइंडिंग नहीं होगा। The commissioner shall also withdraw the appeal pending before any court of law or an appeal authority within 30 days of the communication.
कमिश्नर भी विड्रॉ करेगा अपील अगर उसने कहीं की हुई है 30 दिन के अंदर अंदर। The aggrieved person shall make the payment tax and within such time as decided by committee, and all decision and order made or passed shall stand modified to that extent. Aggrieved person क्या करेगा? पेमेंट कर देगा टैक्स की, shall make the payment and और जो कमेटी ने डिसाइड किया है उसके मुताबिक जैसे ही पेमेंट कर दी उस टाइम में जो कि कमिश्नर ने डिसाइड किया था, तो इससे पिछले जितने ऑर्डर थे वो सब खत्म हो जाएंगे। इसको जो ऑर्डर कमेटी ने दिया था उसके मुताबिक इसने पैसे दे दिए, बात खत्म। बोर्ड कम्युनिकेट कर देगा ऑर्डर ऑफ डिसोल्यूशन, बोर्ड कम्युनिकेट कर देगा ऑर्डर ऑफ डिसोल्यूशन टू द एग्रीड पर्सन, कोर्ट ऑफ लॉ और एपीलेट अथॉरिटी। अगर कमेटी डिसॉल्व हो गई है तो बोर्ड ऑर्डर ऑफ डिसोल्यूशन सारे लोगों तक पहुंचाएगा। जब ऑर्डर ऑफ डिसोल्यूशन आ गया तो कोर्ट ऑफ लॉ और एपीलेट अथॉरिटी जो है ये उस ऑर्डर ऑफ डिसोल्यूशन के 90 दिन के अंदर अंदर फैसला सुना देंगे। The appellate authority shall decide the appeal within 90 days of the communication of said order. The board may prescribe the amount to be paid as examination. बोर्ड बताएगा कि पैसा कितना देना है। सर स्टोरी लंबी हो गई, मैंने आपको एक मिसाल देता हूँ। वो मिसाल अगर आपको समझ आ गई तो स्टोरी आपको समझ आ जाएगी, और फिर उसके बाद एक क्विक रिकैप देता हूँ। सर ये स्टोरी ये है कि दो भाइयों की आपस में होगी लड़ाई, और जब भाइयों की आपस में लड़ाई हो गई ना तो एक मामू आ गए उनके भाई से, उन्होंने एक दूसरे पे केस किए हुए थे। मामू बाहर से आए तो उन सब ने कहा कि यार देखो मेरी बात सुनो, तुम्हारा मामू इतना अच्छा नेक आदमी है, ठीक है, वो बाहर से आए हैं, इनसे फैसला करवा दो। मामू ने कहा ये कोई तरीका नहीं है, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है, अगर फैसला कराना है तो पहले वो जो जहां पर केस किए हैं वो केस वापस करो, पहले वादा करो कि जो मैं फैसला करूंगा उस पर अमल करो। अब जनाब वो केस वापस लिए, मामू ने फैसला किया और इंश्योर किया गया कि मामू ने जो फैसला किया उस पर अमल करें। जब मामू ने फैसले पर अमल हो गया तो सब कुछ ठीक हो गया, मामला हल हो गया। लेकिन अगर मामू फैसला नहीं कर सके तो ये वापस वहीं पर ही चले जाएंगे जहां से ये आए। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? अब इसके अंदर एक छोटी सी बात ये भी है कि आपने फैसले से पहले केस वापस नहीं लेना। आपने केस कब वापस लेना है? जब आपने उनको इन्फॉर्म कर देना कि हमारा फैसला एडीआर में चला गया। लेकिन जब एडीआर का फैसला आ जाएगा तो फिर आपने वहां से विड्रॉ कर कर ये बात कमिश्नर को कम्युनिकेट करनी है। सर जी अब जरा एक बात देख लीजिए, नहीं यार ठहर जो यार, मुझे ये बातें तो तो पता है, इसको याद करने में दिक्कत होती है, मैं इसलिए एक एक बार दो तीन तीन बार बता रहा हूँ। सर जी एफबीआर को जब दरखास्त दी कि हमने एडीआर बनाए तो उसने कितने दिन के अंदर कमेटी तश्कील दे दी है? 15 दिन। बात होगी क्लियर? पहली यार अब चौकस हो, मैं पहली बार तो नहीं ना पढ़ा रहा। अगली बात सुनो, एडीआर में होगा कौन? रिटायर्ड जज जो चेयरमैन होगा, और कौन होगा? चीफ कमिश्नर। टैक्स पेयर की तरफ से कौन होगा? वो बंदा जो एफबीआर के पैनल में से रखा जाएगा। एफबीआर के पैनल में कौन है? सीएसी में 10 साल के तजर्बा वाला या 21वें ग्रेड का रिटायर्ड अफसर या रिप्यूटेबल बिजनेस। ये इस तरह के लोग पैनल में होते हैं। पैनल में से टैक्स पेयर अपनी मर्जी का कोई बंदा चुन लेगा, लेकिन टैक्स पेयर वो बंदा नहीं चुनेगा जो पहले ही उसके पास काम करो या उसका नुमाइंदा या उसका ऑडिटर। अब अगली बात सुनो, बोर्ड कम्युनिकेट कर देगी, अपॉइंट कर दिया गया कमेटी को, किसको कम्युनिकेट कर देगी? याद रखेगा बोर्ड ने ऑर्डर ऑफ कम्युनिकेशन यानी ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट और ऑर्डर ऑफ डिसोल्यूशन, ये दोनों काम बोर्ड ने करने। किस किस को? एग्रीड पर्सन, कोर्ट ऑफ लॉ, एपीलेट अथॉरिटी। यहां पर ये बोर्ड बताएगी कि भाई हमने कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी 45 दिन के अंदर फैसला देगी, 15 दिन की एक्सटेंशन हो सकती है। ये जो फैसला कमेटी देगी ये प्रेसिडेंट नहीं होगा, इसको मिसाल नहीं समझी जाएगी अगले फैसले के लिए। हाँ जो टैक्स रिकवरेबल, जो रिकवरी ऑफ टैक्स है समझा जाएगा, उस पर स्टे ऑर्डर मिल गया। कब तक? जब तक फैसला नहीं हो जाता या जब तक कमेटी डिसॉल्व नहीं हो जाती। समझ आ रही है? डिसीजन ऑफ द कमेटी कमिश्नर पर बाइंडिंग होगी, लेकिन टैक्स पेयर ने जब कमेटी का फैसला आ गया तो उसे क्या चाहिए? बाकी सारी जगहों से क्या कर दे? विड्रॉ कर दे। एग्री पर्सन ने विड्रॉ कर दिया अपील बाकी सारे फोरम पे, और ये ऑर्डर ऑफ विड्रॉल किसको दे दिया है? कमिश्नर को दे दिया। तो कमिश्नर पर बाइंडिंग होगा कमेटी का फैसला। अगर 60 दिन ऑफ द फैसले ऑफ द कमेटी के फैसले के 60 दिन के अंदर अंदर अगर कमिश्नर को आपने ऑर्डर ऑफ विड्रॉल ना दिया तो कमिश्नर पर ये कमेटी का फैसला बाइंडिंग नहीं होगा। हाँ कमिश्नर खुद भी विड्रॉ करेगा अपील पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ विद इन 30 डेज ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ विड्रॉल बाय द एग्री पर्सन। सर एग्री पर्सन ने जब ऑर्डर ऑफ विड्रॉ कर दिया तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर कमिश्नर भी विड्रॉ कर देगा अपील जो पेंडिंग होगी किसी कोर्ट में। एग्री पर्सन पेमेंट करेगा, पेमेंट कर दिया, मसला हल। एग्री पर्सन ने कमेटी के फैसले के मुताबिक पेमेंट कर दी तो बस अब कोई मसला नहीं रह गया, सब सारे मसाइल हल हो गए। हाँ ये फैसला 45 दिन मजीद 60 दिन तक करना है। अगर वो फैसला ना कर सकी कमेटी तो क्या हो जाएगा? डिसॉल्व कर दिया जाएगा कमेटी को। बोर्ड कमेटी, फिर मैंने ये बात पहले भी की थी अब भी कह रहा हूं, जब कमेटी को डिसॉल्व कर देगा तो ये खबर कौन देगा? बोर्ड देगा। किसको? एग्री पर्सन को भी, कोर्ट ऑफ लॉ को भी और कमिश्नर को भी। जब ऑर्डर ऑफ डिसोल्यूशन आ गया तो कोर्ट ऑफ लॉ या ट्रिब्यूनल डिसाइड करेंगे अपील विद इन 90 डेज ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर। सर वापस वहीं पे आ गए जहां से शुरू हुए थे, और वो फिर 90 दिन के अंदर फैसला करेगा। बोर्ड प्रिस्क्राइब करेगा कि कितने पैसे देने हैं मेंबर को, कमेटी के मेंबर्स को। चीफ कमिश्नर को तो कोई पैसे नहीं दे देंगे क्योंकि वो तो पहले ही सरकारी मुलाजिम है। सर जी अगली बात सुनिएगा, स्टोरी
एग्जांपल पिच करने लगाऊं, वो मामू वाली एग्जांपल याद रखिएगा, उससे आपको एडीआर की ज्यादा समझ आएगी। अब अगली बात सुन लो, एक बच्चा मेरे पास है, मुझे कहते सर जी कोई मसला हो गया, मुझे 10 दिन बाद मैं एक फाइनल इंस्टॉलमेंट पे कर दूंगा। मैंने उसको कहा एप्लीकेशन लिख के लाओ, उसने एप्लीकेशन की, मैंने प्रूव कर दी, वो ये एप्लीकेशन लेकर गया फ्रंट ऑफिसर के पास। फ्रंट ऑफिसर ने उस एप्लीकेशन पे मेरे साइन देखे तो उसका फॉर्म निकाला, उस फॉर्म में जैसे मैंने इंस्ट्रक्ट किया था उसके मुताबिक तब्दीली कर दी। यहां तक मेरी बात समझिए। इसका मतलब ये कि हायर अथॉरिटी वाला जब कोई बात करता है तो लोअर अथॉरिटी वाला बाकी डॉक्यूमेंट्स को भी उसकी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक तब्दील कर देता है। इसका मतलब यह है कि अगर अपने अथॉरिटी या ट्रिब्यूनल ने या एडीआर ने कोई फैसला सुनाया है, वो फैसला फाइनलाइज हो गया है, तो फिर जो कमिश्नर है वो उस फैसले के मुताबिक असेसमेंट ऑर्डर बनाएगा। यार मेरा पॉइंट समझ गया और समझे हो? जो हायर अथॉरिटी ने फैसला किया है उसके मुताबिक कमिश्नर भी असेसमेंट ऑर्डर बनाएगा, या असेसमेंट ऑर्डर को अमेंड करेगा, कहना चाहिए। ठीक हो गया, ये असल स्टोरी है। अब अगर ये बात आपके लिए में बैठ गई तो आप सुनो, सर वो कब तक असेसमेंट ऑर्डर बना लेगा? अगर तो डायरेक्ट रिलीफ की बात करें तो 2 माह के अंदर, और अगर असेसमेंट ऑर्डर होली या पार्टली सेटिस्फाइड हुआ है तो 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जिस साल उसको वो ऑर्डर मिला वो साल खत्म होने के 1 साल के अंदर वो, और इसके अलावा ये भी देखेगा कि भैया कमिश्नर अपील ने ऑर्डर दे दिया है तो वो आगे तो नहीं जा रहा, और अगर वो अपने ट्रिब्यूनल के पास जा रहा है तो वो रुक जाएगा, क्या बनाए, वो तो आगे की आगे बात चल रही है। सर जी अपीलेट ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दे दिया है तो क्या वो हाई कोर्ट के पास नहीं जा रहा? वो कहता है 1 ईयर फ्रॉम दैट फाइनेंशियल ईयर द कमिश्नर इज सर्व विद ऑर्डर प्रोवाइडेड नो फर्दर अपील और रेफरेंस इज प्रेफर्ड। आप मजीद आगे अगली अथॉरिटी के पास नहीं जा रहे। हाँ अगर असेसमेंट होनी है, पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है, कोई और फैसला है, तो जिस साल वो फैसला आपको सुनाया गया उस साल खत्म होने के 2 साल के अंदर आप एक अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर बनाएंगे जो इस नए हुक्म के मुताबिक हो। समझ गए? लो सर, थैंक यू। आपका तो अल्लाह का शुक्र है मैंने भी सवाल नहीं लिया, तो ये बात आपने 5 मिनट पहले कर दी। Assessment giving effect to an order where an appellate authority has confirmed that the tax payable is determined in the order, appeal against no appeal effect order will be required to be issued and the commission shall proceed to effect recovery। अगर appellate authority ने confirm कर दिया है कि टैक्स पे इतना, टैक्स पेबल कितना है और उसके खिलाफ कोई अपील नहीं हुई तो उतने पैसे कमिश्नर जो है वो रिकवर करा लेगा। Where the appellate authority partially set aside an order, अगर partially order set aside किया है तो कमिश्नर will be required to issue an appeal effect order in the अपील इफेक्ट ऑर्डर का क्या मतलब है? यानी अपील की बेस पर जो ऑर्डर में तब्दीली आई है उसके मुताबिक असेसमेंट ऑर्डर को तब्दील किया जाए। क्या मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? उसको कह रहा है अपील इफेक्ट ऑर्डर प्रिस्क्राइब फॉर्म में कमिश्नर जो है वो इशू करेगा और द कमिश्नर विल देन डिटरमिन द टैक्स पेबल। कमिश्नर बताएगा कि इस अपील के ऑर्डर मुताबिक जो ऑर्डर आया उसके मुताबिक इसका टैक्स पेबल कितना बनता है और उसके मुताबिक असेसमेंट ऑर्डर को मॉडिफाई करेगा और excluding any tax related to matter that have been set aside या रिमांडेड बैक, बाकी सारी चीजें जो कि सेट असाइड कर दी हैं उसको वो निकाल भी देगा और द टैक्स असेस्ड ऑन द कंफर्म्ड और मॉडिफाइड इशू विल बी पेड, और जो फाइनल फैसला उसके मुताबिक जो टैक्स है वो पे किया जाएगा या रिकवर किया जाएगा अकॉर्डिंगली। इन केस ऑफ असेसमेंट इज सेट असाइड, अगर असेसमेंट सेट असाइड या मॉडिफाई हुई है तो प्रोसीडिंग कमेंस होगी फ्रॉम द नेक्स्ट स्टेज। इसका पता क्या मतलब है? सर जी आपकी पुरानी असेसमेंट को साइड पे कर दी और नए सिरे से वर्किंग शुरू की, तो इसका ये मतलब नहीं है कि पुरानी सारी बातें शुरू से करेंगे। आप कमिश्नर दोबारा से सारे नोटिस देकर इंफॉर्मेशन मंगवाएगा और टैक्स पे दोबारा से सारे को जमा कराएगा, नहीं। वो कहता है अगर सेटिस्फाइड होगी तो भी प्रोसीडिंग कार्रवाई जो है वो अगली स्टेज से शुरू होगी। कमिश्नर शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू रीइश्यू एनी नोटिस, वो एंटाइटल्ड होगा कि कोई नोटिस को क्या कर दे, रीइश्यू कर दे जो पहले इशू हो चुका है, एंड रिक्वायर रीफर्निशिंग ऑफ एनी रिटर्न व्हिच वाज अर्लियर फर्निश्ड। आखिरी बात भी सुन लो, वो कहता है अगर किसी एपलेट अथॉरिटी के फैसले के नतीजे में 1 साल की इनकम किसी दूसरे साल की इनकम में शामिल हो गई है या एक बंदे की इनकम किसी दूसरे बंदे की इनकम में शामिल हो गई है तो इसको समझा जाएगा कि ये उस फैसले का नतीजा है, कबूल कर लेंगे उस बात को। टैक्सेबल इनकम ऑफ 1 पर्सन दूसरे बंदे की टैक्सेबल इनकम बढ़ गई है या 1 साल की इनकम दूसरे साल की इनकम बने तो इसे कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑर्डर समझा जाएगा। और आखिरी बात यह है कि अगर कोई अपील किया टैक्स पेयर ने तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा? वो कहता है बर्डन ऑफ प्रूफ द बर्डन शैल बी ऑन द टैक्स पेयर पर होगा, इसमें क्या गलती आई है, किस हद तक ये ऑर्डर इनकरेक्ट है, क्यों इनकरेक्ट है और ये डिसीजन गलत है, तो ये वाली बात जो है ये साबित करना किसकी जिम्मेदारी होगी? टैक्स पेयर की जिम्मेदारी होगी।